हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके संविधान की श्रृंखला में संविधान का स्रोत, यानी हमारे संविधान में कहां से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लगभग 60 देशों के जो हमारे संविधान के निर्माता थे, वे लोग लगभग 60 देशों का क्या किए, अध्ययन किए। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किए, तब जाकर के हमारे देश के संविधान में ये सारी चीज़ें जोड़ पाए। लगभग कितने देशों का अध्ययन किया था? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, तब जाकर के हमारे देश में संविधान में ये चीज़ें जोड़ी गई थी। तो पहला आपका है भारत सरकार अधिनियम। ये भारत सरकार अधिनियम वही वाला है मेरे भाई जो 1935 वाला था। कब वाला था? 1935 ईस्वी वाला। इस अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई? जो ब्रिटेन सरकार ने, यानी अंग्रेज़ों ने हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 लगाया गया था, तो उसमें से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो हमारे संविधान में उसको जोड़ दिया गया। और देखिए क्या क्या लिया गया वहाँ से। राज्यपाल का कार्यकाल, जो हमारा राज्यपाल होगा उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होगा, ये जोड़ा गया। और फिर न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ये दो चीज़ें और जोड़ी गई। क्या क्या? न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग। किस अधिनियम के? 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो इनको याद आप कैसे करेंगे? एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आप बना लीजिए, एक एक खंडों में इनको विभाजित कर लीजिए। पहले इसका एक खंड में विभाजित कर लीजिए, फिर इसका दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, इसी प्रकार अलग अलग खंडों में आप जब विभाजित कर लेंगे, एक एक याद करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाले में। ब्रिटेन में क्या हुआ था? ये आपका ब्रिटेन का है संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि हम किसके? ब्रिटेन के गुलाम ही थे। और यहाँ से दोस्तों ऊपर वाले से एक चीज़ और इसमें पॉइंट है कि कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे संविधान स्रोत में जो चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं, वो सबसे अधिक किसमें से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है? तो इसी में से, भारत सरकार अधिनियम से। आज हमारे पास वर्तमान में जितने भी अनुच्छेद हैं, उनमें सभी अनुच्छेदों में 250, लगभग 250, कितने मेरे भाई? 250 अनुच्छेद यही भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे। किसमें से मेरे भाई? 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले से ही लिए गए थे। किसमें से? 1935 वाले से कितने? 250 अनुच्छेद लिए गए थे। वर्तमान में जो आज हमारे पास जितने भी अनुच्छेद हैं, उनमें से 250। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हमारे संविधान स्रोत में सर्व अधिक यानी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो आपका भारत सरकार अधिनियम से ली गई हैं। अब आइए बढ़ते हैं दूसरा ब्रिटेन वाले में। ब्रिटेन वाले में क्या था? हम ब्रिटेन के गुलाम थे, यानी इंग्लैंड के गुलाम थे। तो इंग्लैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई? संसदीय शासन प्रणाली ली गई। क्या ली गई थी? संसदीय शासन प्रणाली ली गई थी। और विधि का शासन लिया गया था। संसदीय शासन प्रणाली मतलब वहाँ पर संसदीय व्यवस्था थी ब्रिटेन में, तो वहाँ की वो संसदीय व्यवस्था को भी हमारे यहाँ भी लागू कर दिया गया। उसी आधार से हमारी भी संसदीय व्यवस्था चालू की गई। विधि का शासन कैसे? फिर इसके बाद आता है एकल नागरिकता। हमारे देश में आप सभी लोग जानते हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का क्या है? प्रावधान है, जबकि अमेरिका में द्वि नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अमेरिका में क्या है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भी आपको नागरिकता दी जाएगी और पूरे देश की नागरिकता तो दी ही जाएगी।
लेकिन ऐसा हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में क्या है, केवल इंडिया की ही आपको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आता है मंत्रिमंडल प्रणाली। तो हमारा जो मंत्रिमंडल है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे भाई, ब्रिटेन से लिया गया है। और जैसे ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की प्रक्रिया चलती है उसी प्रकार हमारे भारत में भी चलती है। द्विसदनीय व्यवस्था। अब द्विसदनीय मतलब लोकसभा राज्यसभा, दो होती हैं सदन हमारे, लोकसभा राज्यसभा की व्यवस्था कैसे की जाएगी उन दोनों सदनों की, वो भी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं, ब्रिटेन से लेते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं अमेरिका के संविधान की ओर। तो अमेरिका का संविधान में जो है क्या हुआ था, हम क्या क्या लिए थे, क्या मूल अधिकार लिए थे। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको हम कहाँ से लिया था भाई, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। फिर इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता यानी उसके कार्य वगैरह कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। फिर इसके बाद आता है न्यायपालिका का पूर्णावलोकन। तो ये जो न्यायपालिका का पूर्णावलोकन है, तो इसको मैं बता दूं, जो हमारा क्या संसद होता है, क्या होता है मेरे भाई, जो हमारा संसद होता है उसका कार्यों का, वो क्या शासन व्यवस्था बना रही है, क्या कर रही है, उसका क्या करना है, पूर्णावलोकन, यानी उसका अवलोकन निरीक्षण कर सकती है कौन, हमारी न्यायपालिका कर सकती है। तो अगर न्यायपालिका से संबंधित कुछ भी पूछे कि न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है या न्यायपालिका का पूर्णावलोकन कहाँ से हुआ है, तो वो आपके कहाँ से हुआ है, अमेरिका से हुआ है। फिर इसके बाद और भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे महाभियोग। अब भाई मेरे ये बताइए, महाभियोग किस में लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है महाभियोग, राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। और महाभियोग के द्वारा ही क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अनुच्छेद 61 के द्वारा, किसके, अनुच्छेद 61 के द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं और उसके पद से उसे हटा सकते हैं। किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। तो जो महाभियोग का राष्ट्रपति के को हटाने का प्रावधान है, महाभियोग लगा करके हमारे यहाँ अनुच्छेद 61 में आता है ये चीज़। तो इसको हम कहाँ से लिए थे, अमेरिका के संविधान से इसको हम लिए थे। और देखिए क्या है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी उनको जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के, उनको कैसे हटाया जा सकता है उनके पद से। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है और जोड़ दिया गया है। अब आगे आ जाइए, कनाडा का संविधान हमारा क्या कहता है। और जो एक मिनट, इसमें ये जो पूर्णावलोकन है तो ये कहाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। तो 137 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्या, न्यायपालिका का पूर्णावलोकन जो आता है हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 137 के अंतर्गत आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अमेरिका वाला आपको समझ में आ गया होगा और बार बार यहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। या तो पहले से क्वेश्चन उठाएगा या तो अमेरिका वाले से, और भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कनाडा का संविधान। संघीय व्यवस्था, जो हमारे देश में व्यवस्था है वो संघ की व्यवस्था, यानी कि लोगों के द्वारा हम किसी को चुनते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा चुनते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो, क्या होता है, लोगों के द्वारा यानी संघ के द्वारा ही चुना जाता है। फिर इसके बाद है शक्तियों का विभाजन। तो जब हमारी शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या हुआ कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है, दो सदन है, तो इन दोनों में क्या हुआ है, शक्तियों का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है अलग अलग की। केंद्र को इतनी शक्तियां दी गई, केंद्र को ये अधिकार हैं और राज्य को ये अधिकार हैं। लेकिन ये तो मिल गया, ठीक है, केंद्र को कुछ दे दिया गया, कुछ राज्य को दे दिया गया, लेकिन उनमें से कुछ बच भी गई। तो यहाँ पर आगे ही बोला है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के साथ होना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अपशिष्ट यानी जो बची हुई शक्तियाँ हैं उनको केंद्र के साथ होना, यानी कि जो
पहले तो थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया, शक्तियों का विभाजन, यानी कि राज्य को कुछ दे दिया गया, केंद्र को कुछ दे दिया गया। फिर जो बची हुई अपशिष्ट, मतलब जो बची हुई वो केंद्र के साथ होना। अब यहाँ पर केंद्र को क्यों दिया गया? क्योंकि किसी भी देश का मालिक कौन होता है? केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, एक ही व्यक्ति मालिक होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री। अब भैया प्रधानमंत्री, ये जो पीएम होते हैं किसी देश का, एक ही तो होता है, दो तो होते नहीं हैं। अब देखिए राज्य की बात अगर करें तो राज्य तो कई होते हैं किसी देश में, जैसे हमारे भारत में 29 राज्य हो गए। तो अलग अलग राज्यों को अगर ये बची हुई शक्तियां दी जाती भैया, तो राज्य कहता नहीं भाई ये काम करो, वो काम करो, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती। तरह तरह के राज्य अपने अपने मत देते। तो इसीलिए जो बची हुई शक्तियां थी राज्य को ना दे करके केंद्र को दिया गया, यानी कि केंद्र के साथ होना। चलिए अब आगे देख लेते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का हमारा संविधान से हमने क्या क्या लिया था? तो आयरलैंड के संविधान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछ लेता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हमने लिया है। तो ये मेरे भाई कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ पर ध्यान देना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट हमने लिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उसको निर्वाचित किया जाएगा। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। लेकिन जब इसको हटाने की बात करता है तो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। इसको चुनने की, यानी इसको पद में लाने के लिए, निर्वाचित करने के लिए कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया था। लेकिन इसे हटाने के लिए हम कहाँ? अमेरिका से लिए थे। तो ये भी याद रखिएगा। फिर राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत करना। क्या हुआ? निर्वाचन राज्य। फिर आगे एक पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत करना। जो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। वो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के 12 सदस्यों को राज्यसभा के मनोनीत करते हैं, तो वो यहीं से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से हमने क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया है मेरे भाई? संविधान में जो हमारे संशोधन किए जाते हैं बार बार, तो वो वहीं से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना सारा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग बना करके आप याद कर सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन उठा के रख देता है। और जो बचे हुए हैं चलिए अब उनको देख लेते हैं। अब आगे हमारा है फ्रांस की क्रांति। अब जब भैया फ्रांस की क्रांति सबको याद है, फ्रांस की क्रांति सबको याद है, तो हमारे फ्रांस से क्या क्या लिया गया था? जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो वहाँ पर 3 शब्द बहुत फेमस हुए थे। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। 3 शब्द जो है बहुत ही अत्यधिक फेमस हुए थे उस क्रांति में, और उन्हीं शब्द जो है बाद में बहुत वो हुए, और अलग अलग देशों ने, यहाँ पर कई देशों ने इन तीनों शब्दों को लिया है अपने अपने संविधान में। उसी तरह हमारे भारत ने, यानी इंडिया ने भी इन तीनों शब्दों को लिया। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीनों जो है बंधुत्व है, सॉरी बंधत्व नहीं है, बंधुत्व है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया था। और फिर जो गणतंत्र है इसको बाद में जोड़ा गया। गणतंत्र को भी मिला करके ये 4 शब्द हमारे जोड़े गए। ये तीनों तो हमें फ्रांस की क्रांति से मिले थे। कौन से? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र जो है बाद में जोड़ा गया था इसी के साथ में। तो
गणतंत्र का मतलब क्या है? वंशागत, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि हमारे देश में वंशागत कोई शासन नहीं करेगा, यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका लड़का भी क्या हो, प्रधानमंत्री बने, या कोई राज्य का कोई मुख्यमंत्री है तो उसका लड़का या उसका भाई या कोई भी क्या हो, मुख्यमंत्री ही बने। अब जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि हीरो का लड़का हीरो ही बनता है, हीरोइन का लड़का हीरोइन ही बनता है, एक्टर का लड़का एक्टर ही बनता है। तो यहाँ पर गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जनता के द्वारा चुन करके आएगा, जो भी आएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का भाई ही क्यों ना हो, और वंशागत नहीं आएगा कि अगर भैया यहाँ पर तो वंशागत में क्या होता कि किसी दूसरे को चांस ही नहीं मिलता, किसी अन्य को चांस ही नहीं मिलता अगर वंशागत, तो यहाँ पर गणतंत्र हो जाता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर वंशागत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वंशागत नहीं होगा, वंशागत चीज़ें नहीं चलेंगी। गणतंत्र यानी कि जनता के द्वारा, गण मतलब जनता, जनता यानी लोगों के द्वारा चुन करके यहाँ पर लोग शासन करेंगे। अब देखिए अगला आता है जर्मनी। अब भैया जब जर्मन का नाम आता है, जर्मनी का, तो किसे नहीं याद होगा? हिटलर। जर्मन का जब नाम आता है तो वहाँ का एक तानाशाह था क्या, जिसका नाम था हिटलर, और उसके नाम से कौन नहीं वाकिफ़ है? दुनिया में ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो हिटलर को ना जानता हो, मतलब नाम से ना परिचित हो। तो ये जो हिटलर था भैया, हिटलर का मतलब तानाशाह, हिटलर का मतलब तानाशाह, तो उससे ये याद रखिएगा कि जर्मनी के जो हिटलर थे वो, मतलब याद रखिएगा। अब तानाशाह का मतलब ये आपातकालीन उपबंध, यहाँ पर आपातकालीन उपबंध को लिया गया है, कहाँ से? जर्मनी से। और जर्मनी से आपको याद रखना है हिटलर, हिटलर से याद रखना है तानाशाह। अब मैं ये तानाशाह बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ से आपको याद करने में ये फ़ायदा रहेगा कि आपातकालीन उपबंध, अब इसका मतलब क्या था? जो लोगों का मौलिक अधिकार थे उनको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत। क्या होता है? लोगों के मौलिक अधिकारों को यहाँ पर छीन लिया जाता है, इसीलिए तानाशाह का मतलब छीन लेना। तो यहाँ पर आपातकालीन उपबंधों को छीन लेते हैं, बंद कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, यानी रोक दिया जाता है जब आपातकालीन लग जाता है। तो हमारा आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। उसके बाद फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जैसे है तो आपको कंगारू याद होना चाहिए, क्योंकि ये कंगारुओं का देश कहा जाता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया हमारा कंगारुओं का देश कहा जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समवर्ती सूची ली गई और संयुक्त अधिवेशन। दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन सी? समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। अब भैया ये जो हमारी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उन जो 3 सूचियों में से हमारी समवर्ती सूची है, कौन सी मेरे भाई? समवर्ती सूची, वो यहाँ पर ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त अधिवेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जामों में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक का, चाहे एसएससी का, किसी में भी अधिकतर ये पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन। अब इसका थोड़ा सा समझ लीजिए, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी चीज़ को पारित नहीं कर पाता है तो क्या करता है? राष्ट्रपति उसकी बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति उसको क्या कर देता है? पारित कर देता है। तो यहाँ से, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत। आप देख लीजिएगा अपनी बुक में, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। तो संयुक्त, अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बैठक बुलाई जाती है? तो 108 के अंतर्गत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्षता करती है। कौन करती है मेरे भाई? लोकसभा। यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा करती है। और इसकी बैठक कौन बुलाता है? तीसरा क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है।
राष्ट्रपति। इसकी क्या करता है? बैठक बुलाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। एक बार पूछ लेगा कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बैठक बुलाई जाती है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा करती है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अब आ जाइए रूस के संविधान में। हमारा रूस का संविधान क्या कहता है, इसको मैंने सबसे अलग यानी लास्ट में बताने का प्रयास किया है। और सबसे लास्ट में बताने का प्रयास इसलिए किया है कि ये बाद में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है सबसे बाद में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? ये 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब मेरे भाई? 42वें संशोधन 1976 में हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। और रूस का ही दूसरा नाम सोवियत संघ भी है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।